कैसे हमारे पास ये मुक्त हो रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं। इसके बाद ये तो जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, है ना। जल का प्रकाशिक अपघटन होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, निकास हो जाएगा। ये ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ पर, ठीक है। इस ऑक्सीजन का उपयोग क्या कहाँ पे करेंगे हम, इस ऑक्सीजन का उपयोग हम आगे और जगह पे करेंगे, शोषण में करेंगे, ठीक है। इस तरीके से याद रखिए आप लोग। फिर यहाँ पे क्या होगी अगली प्रक्रिया, इसी में फास्फोरिलीकरण होगी। क्या होगी, फास्फोरिलीकरण। अर्थात यहाँ पर क्या किया जाएगा, फास्फोरस को रिलीज किया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा फास्फोरिलीकरण करके, है ना। इस चार्ट को आप समझना ध्यान से, क्योंकि ये चार्ट आपके आगे काम आने वाला है। फिर यहाँ पर फास्फोरिलीकरण होगा, कौन सा होगा, दो प्रकार का होगा, एक तो चक्रीय होगा, वो अचक्रीय होगा। दो प्रकार से फास्फोरिलीकरण होगा, चक्रीय और चक्रीय इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से। चक्रीय और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से यहाँ फास्फोरिलीकरण होगा ग्रेना भाग में। कौन से भाग में, ग्रेना भाग में। अब ये फास्फोरिलीकरण हो गया तो यहाँ पर दो तीन चीजें बनती है। कितनी चीजें बनती है, दो तीन चीजें बनती है। और इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, ध्यान देना, यहाँ से चक्रीय और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से कुछ एनर्जी का निर्माण होगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन वगैरह आए थे, ये इलेक्ट्रॉन वगैरह यहाँ प्रवेश करेंगे, अदर स्ट्रोमा वाले भाग में चले जाएंगे। यहाँ से ध्यान देना, स्ट्रोमा वाले भाग में जाएंगे और स्ट्रोमा वाले भाग में जाकर के यहाँ से क्या किया जाएगा, बाहरी वायुमंडल से क्या ली जाएगी, यहाँ से CO2 ली जाएगी। क्या ली जाएगी यहाँ से, बाहर से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी बाहर से, है ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CO2 अंदर आती है और CO2 को ग्रहण करने वाला, CO2 को एक यौगिक के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसको बोला जाता है PGA, अर्थात बोला जाता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना। इस प्रकार से ये साइकिल चलता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है यहाँ पर, है ना। फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और ये CO2 को ग्रहण करने वाला यौगिक है पहला, PGA, है ना। ये CO2 को ग्रहण करने वाला यौगिक कौन सा है, PGA। यहाँ पर चाहे तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, इस प्रकार से चक्र चल रहा है। यहाँ पर CO2 को ग्रहण करने वाला यौगिक होता है PGA, ठीक है बेटा। अब फास्फोरिलीकरण हुआ था इधर, है ना। चक्रीय और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से एक चीज बनी थी, जिसको बोला जाता है क्या, NADPH2। यहाँ तो बना था इसके अंदर तो ATP, और यहाँ बना था NADP, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, NADPH2। ये अंदर जाएगा और CO2 का अपचयन करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो CO2 होती है उसका अपचयन किया जाता है, ठीक है ना। ये NADPH2 चलेगा यहाँ पर और NADPH2 मिलकर के क्या कर देंगे, इस प्रकार से अपचयन कर देंगे और यहाँ पर एक यौगिक मुक्त हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या, RUDP, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे RUDP बनेगा और RUDP इस जगह पे बना देते हैं, RUDP राइबोलोज डाइफॉस्फेट, ये बनेगा। और इस प्रक्रिया में एक चीज मुक्त होगी, यहाँ पर क्या क्या मुक्त होगा, पहले मैं फिर समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा समझना इसको। यहाँ पे कुछ मुक्त होगा और उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्लूकोज। उसी को क्या कहते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। ये बाहर मुक्त होगा, मतलब स्टोमा से बाहर, कोशिका से बाहर, कोशिका में मुक्त कर दिया जाएगा इसको। ग्लूकोज को कोशिका से मुक्त कर दिया जाएगा बाहर की तरफ। इसको चाहे तो मैं बाहर लिख देता हूँ, ग्लूकोज को, ये बाहर निकलेगा बिल्कुल, C6H12O6, ये बाहर हो जाएगा। और इस प्रक्रिया में यहाँ पे कुछ और अणु मुक्त होंगे, कुछ और अणु मुक्त होंगे। तो वो कौन कौन से मुक्त होंगे, तो उसके लिए हम वापस यहाँ पर ये इसको वापस कुछ अणु दे देंगे। क्या क्या दे दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा ADP, है ना। क्या दिया जाएगा, ADP। ADP के साथ में क्या दिया जाएगा, NAD, वापस निकल गया यहाँ से, है ना, NAD, ठीक है। ये NAD मिल गया इसको। और उसके बाद यहाँ पर फास्फोरस, और ये कौन सी प्रोसेस है, ये हमारी प्रकाशिक अभिक्रिया, इधर इधर प्रकाशिक अभिक्रिया, इधर अप्रकाशिक अभिक्रिया। मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में कम आया होगा, फिर एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं इस चीज को। ये कल, अब ये पढ़ाना बाकी है अभी बेटा, है ना। ये मत समझना कि ये पढ़ा दिया, ये अभी पूरा चक्र बाकी है। एक एक चक्र को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, इसको फिर अलग पढ़ेंगे, इसको फिर अलग पढ़ेंगे, इसकी हर प्रोसेस को अलग पढ़ेंगे, है ना। और यहाँ पर इस प्रक्रिया में हमारे पास एक गैस वापस मुक्त हो जाती है, ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा,
ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे मुक्त हो रही है, कुछ भाग तो शोषण में काम आ जाएगी और कुछ भाग यहाँ पर वायुमंडल में मुक्त हो जाएगा। और याद रखना ऑक्सीजन हमेशा अकेला नहीं होता है, ऑक्सीजन का अणु होता है, याद रखना। ऑक्सीजन का क्या होता है? अणु होता है। इस चीज के बारे में याद रखना। कौन कौन ने क्लास अटेंड करी देखे? योगेंद्र, ललित, जिया, दिनकर, गौरी, विनीता, धर्मराज। धर्मराज क्लास को कम अटेंड करते हो आप? मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन आ जाती है किसने कितने टाइम पे क्लास अटेंड करी है ना। पूरा रिकॉर्ड आ जाता है किसने कितनी बार टाइम तक क्लास को देखा है ना। प्रज्ञा अभी तक क्लास में ज्वाइन नहीं हुई क्या? कहाँ चली गई प्रज्ञा? और अच्छा, घर पे पापा नहीं है। और प्रिया तो होती ही नहीं ज्वाइन, पीजीसी क्लास तो कर रही थी वो ज्वाइन कल। कैसे नहीं जुड़ पा रही? मैंने उसके पास लिंक भेजा है कल। क्या पता है इनको पढ़ना ही नहीं हो, वो भी हो सकता है। मोबाइल लेके आएगी क्लास में, कर देंगे ज्वाइन आज। जानबूझ के कर रही होगी वो। ठीक है, बायोलॉजी आती है उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। मेन चैप्टर चल रहा है इसलिए तो कह रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरे क्या दिक्कत है, मैं तो जुड़ो तो जुड़ो, तो मत जुड़ो फिर क्या करें। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे तक काम आएगा। अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, तभी जाके कॉलेज में आएगा, नहीं तो वहां भी नहीं आएगा। आगे कहीं भी तुम पढ़ोगे, चाहे कोई सी भी पढ़ाई कर लेना आप लोग, चाहे आप एमबीबीएस करने जाओ, नीट करने जाओ, या फिर बीएससी करने जाओ, ये तो आपके आएगा इसलिए। ये आपके हर साल आएगा, इसमें थोड़ा थोड़ा और सुधार होता जाएगा। अभी देखिए छोटी सी बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं बेटा, याद रखना। सबसे पहला काम जल का प्रकाशित अपघटन। वो क्यों होगा? पर्णहरित। ये पर्णहरित ही है पूरा, ये समझ लीजिए, ये पूरा पर्णहरित है हमारा, है ना। इसका ये ग्रेना भाग है ना। इसका ग्रेना भाग है और ये इसका स्टोमा भाग है। स्टोमा में ये प्रोसेस होगी, इसको बोला जाता है बेटा C3 चक्र। C3 चक्र चलेगा, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और इसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन चक्र। बहुत सारे नाम आएंगे भी, तो केवल मैं आपको छोटा सा डायग्राम दे रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से ये। ठीक है, आपके पास बुक भी होगी तो इस डायग्राम को बनाइए आप सबसे पहले। ठीक है ना। आपके पास बुक भी है तो बुक भी का भी इस्तेमाल कीजिए और इसको बना लीजिए फटाफट। और ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। बना लो इसको। ऐसा कैसा बना देना, थोड़ा बड़ा बनाना कॉपी में, पूरी में आधी कॉपी में बनाना, ऐसे मतलब एक छोटा सा बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना। और इसको स्टार्ट कर दो बनाना। ये सब बाद में पढ़ेंगे पेपर, ये तो केवल एक छोटा सा डायग्राम है, आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट बताइए। ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे। एरो के निशान का ध्यान रखना। एरो के निशान यूं लगाना इधर से, है ना। ये यूं चल रहा है इस प्रकार से प्रोसेस। इस प्रकार से ये ग्लूकोज निर्माण हो रहा है इधर बाहर। बस खास तौर पे एरो के ध्यान रख लेना आप तो। और इनको लिख लीजिए फटाफट। आपकी बुक भी है, और बना लेना, बनाते ही यस बोल देना।
बन गया कि भाई, नहीं बना क्या अभी? हाँ, स्कूल में भी जाना है भाई, केमिस्ट्री क्लास है आप लोगों की। स्कूल में भी जाना है आप लोगों को, केमिस्ट्री की क्लास है। बना लिया कि भाई सभी ने चाय डायग्राम? इसी को पढ़ना है अपन को आगे, अब आगे तक पूरा पार्ट यही है आप। ये चक्र C3 चक्र होता है ना, इस जगह एक और चक्र चल जाता है C4 चक्र, इसी जगह चल जाता है क्या चक्र, इधर का सेम रहता है थोड़ा सा। कल आपने केवल पानहरित का उत्तेजन तक लिख लिया था शायद। बना लिया, एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहली प्रोसेस पानहरित का उत्तेजन होना, उसके बाद जल का प्रकाशीय अपघटन होना, फिर उसके बाद प्रकाशीय अपघटन होगा, फिर उसके बाद NADPH2 का क्या होगा, निर्माण होगा। NADPH2 का निर्माण होगा इस तरह से, इसी जगह पर मध्य भाग में, है ना, दोनों के बीच में NADPH2 बनेगा। NADPH2 बनने के बाद आप CO2 का क्या करोगे, यहाँ पे प्रकाश फास्फोरिलीकरण होगा। फिर प्रकाश फास्फोरिलीकरण के बाद हमारे पास कुछ और बातें हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बना लिया होगा? ठीक है, मिटा देता हूँ, ये नीचे का भाग मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, नीचे का भाग मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए, अब हम कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने सिर्फ एक बात लिखी थी भाई, आपको याद हो तो, पानहरित का उत्तेजित होना, ये लिख लिया था शायद, बोल दीजिए फटाफट। इसे हील अभिक्रिया कहा जाता है, या पानहरित का उत्तेजित करने वाले बात लिख ली थी हमने, जल्दी बताइए। कोई भी बता दो मुझे। ठीक है, पानहरित का उत्तेजन आपने लिख लिया, तो अगली हेडिंग डालिए आप नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हेडिंग डालो, जल का प्रकाशिक अपघटन। नंबर 2 वाली हेडिंग डाल लो, जल का प्रकाशिक अपघटन एवं ऑक्सीजन यानी O2 का निकास। ये बात आपको लिखनी है, जल का प्रकाशिक अपघटन एवं ऑक्सीजन का निकास, ये दूसरी प्रोसेस होगी भाई। यहाँ पर एक एक करके हर बात को हम पढ़ेंगे, और ये कहाँ कहाँ संपन्न होगी, पूरा पाठ अगर आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगी बात आपको, पहले बता दो। अगर आप बीच में से छोड़ दोगे तो फिर गायब हो जाएगा। जल का प्रकाशिक अपघटन, मैंने आपसे कहा था कि पानहरित उत्तेजित हो गया, उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, है ना, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, है ना। अब यहाँ पे आप लिखना है, इसमें इसमें लिखना आप लाइन आप, है ना, तैयार हो लिखने के लिए? चलो लिखो, लिखो, पानहरित द्वारा, पानहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग, पानहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग, पानहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है। पानहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग, पानहरित द्वारा अवशोषित ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है, जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है, जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में लिखना, इस अभिक्रिया में
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व ऑक्सीजन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व ऑक्सीजन का निकास हो जाता है, निकास होता है। इस सभी क्रिया में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व ऑक्सीजन का निकास होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का निकास होता है। ठीक है बेटा, इसको बोला जाता है आयनिक हाइड्रोजन। याद रख लेना इसको। ये प्रोटॉन होता है ना, इस प्रोटॉन को हम H प्लस बोल रहे हैं, ये आयनिक हाइड्रोजन है ना। इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको नाम देंगे, अगर आप कहीं कंपटीशन दो तो ये प्रोटॉन नहीं है, वहां आप इसको आयनिक हाइड्रोजन बोले। क्या बोले आप इसको? आयनिक हाइड्रोजन बोले, तब सही रहेगा। तो यहाँ से क्या क्या चीजें मुक्त हुई? इलेक्ट्रॉन, आयनिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इसी प्रोसेस में आगे लिखना, ऑक्सीजन का कुछ भाग शोषण में, ऑक्सीजन का कुछ भाग शोषण में, ऑक्सीजन का कुछ भाग शोषण में, ऑक्सीजन का कुछ भाग शोषण में तथा शेष भाग, ऑक्सीजन का कुछ भाग शोषण में तथा शेष भाग वातावरण में, तथा शेष भाग वातावरण में, वातावरण में निष्कासित हो जाता है, या वातावरण में चला जाता है। लिखो आप, तो शेष भाग वातावरण में चला जाता है, यूं लिखो, वातावरण में चला जाता है। फिर समझ रहा हूं, ऑक्सीजन का कुछ भाग शोषण में काम आ जाता है या शोषण में प्रयुक्त हो जाता है, तथा कुछ भाग या शेष भाग वायुमंडल में चला जाता है ना। तो ये ऑक्सीजन का हिसाब हो गया कि ये ऑक्सीजन निकली थी, इसका क्या हुआ? ये ऑक्सीजन कहाँ चली गई? कुछ भाग ने शोषण कर लिया और कुछ भाग वायुमंडल में उड़ गई, है ना, क्योंकि गैस है, कुछ तो सांस ले ली और कुछ उड़ गई। उड़ने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो उड़ेगा कोई नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन तो उड़ेगा नहीं और आयनिक हाइड्रोजन भी नहीं उड़ेगी। फिर लिखना है इसी में आगे, इसी में आप लिखना आगे, प्रोटॉन, सॉरी, आयनिक हाइड्रोजन, आयनिक हाइड्रोजन, आयनिक हाइड्रोजन, ये आयनिक हाइड्रोजन का उपयोग, आयनिक हाइड्रोजन का उपयोग NADPH2 के निर्माण में किया जाता है, NADPH2 के निर्माण में किया जाता है। आयनिक हाइड्रोजन का उपयोग NADPH2 के निर्माण में किया जाता है। तो ये NADPH2 आयनिक हाइड्रोजन का भी काम हो गया, है ना। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रकाश फास्फोरिलीकरण का काम करते हैं, हम आगे लिखेंगे। तो बेटा ये काम हुआ जल का प्रकाशिक अपघटन में। इसकी रिएक्शन लिख लीजिए आप, क्या रिएक्शन बनती है? ये हमारे पास जल के अणु है 2H2O, है ना, और ये सभी क्रिया में इनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं मैग्नीशियम, सॉरी, मैग्नीज और क्लोराइड आयन, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बोल दो आप इसको चाहो तो, MgCl2, है ना। तो ये सभी क्रिया में जल के अणुओं का अपघटन होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। यहाँ पे मैं H न्यू लिख देता हूँ, H न्यू यानी प्रकाश, है ना, प्रकाश गिरेगा और ऑक्सीजन मुक्त होगी। अब होगा पूरा ऑक्सीजन मुक्त, और 4 प्रोटॉन, 4 आयनिक हाइड्रोजन और 4 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये प्रोसेस लिख लीजिए फटाफट नीचे, आप ये समीकरण लिखिए, ये हमारे पास समीकरण है, और चाहो तो इसको ऐसे कैसे कोष्टक में बंद कर लीजिए डिब्बे में। जल के 2 अणु, उतार लीजिए रिएक्शन को, और CO2 के साथ में आपको पता है कितने H2O की जरूरत पड़ती है? 12 H2O। हिसाब लगा लेना, धीरे धीरे हिसाब करेंगे। यहाँ 12 H2O होते हैं। लिखते ही यस कह देना कि मैं लिख लिया सर।
अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने? देखिए बेटा, ये हमारे पास इस तरह से ये समीकरण होती है, पहली समीकरण। अब बेटा देखो, आपसे यहाँ सवाल पूछा जाएगा, नीट के लिए कोई तैयारी कर रहा है या आगे पढ़ रहा है तो देखना सवाल क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास 2H2O है ना, जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है। सोचिए आपके अभी क्रिया में 12H2O की जरूरत पड़ती है। कितने H2O की? 12H2O की जरूरत पड़ती है और 6 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं। तो यहाँ पे ये कितने बनेंगे? 4 से इसको गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा ये? 24। तो यहाँ पे आयनिक हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे और पूरा यहाँ पर याद रखिएगा, और 24 ही क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस प्रोसेस को ध्यान रखना आप लोग। क्या ध्यान रखोगे कि एक ग्लूकोज के अणुओं के निर्माण निष्कासन के साथ, एक ग्लूकोज के अणु के निष्कासन के साथ कितने आयनिक हाइड्रोजन निकलते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसको गिन लेना आप लोग। प्रोसेस क्या है हमारे पास कि हमारे पास ये है कि 6 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ 24 क्या निकलेंगे, ये आप प्रोटॉन बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, और निकलेंगे यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन। ये लिखना नहीं है आप लोगों को, समझना याद रखना है ना। सवाल है एक तरह से, मैं दूंगा आपको सवाल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखना। अब ये 2H2O क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मुझे एक ऑक्सीजन का पूरा अणु चाहिए, है ना। अगर मैं एक ही लिखता हूँ तो 1/2 लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये 2H2O मैग्नीज और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं और ऑक्सीजन 4 आयनिक हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। ये पहली रिएक्शन आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बेटा हाँ, पार्ट 8 पढ़ा था आपने, पार्ट 8 का नाम आपको याद होगा, खनिज तत्व वगैरह संबंधित पार्ट है। तो आप ये बता सकते हो कि वो कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा किसको, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो बेटा सबसे ज्यादा प्रभावित करता है ये Mn+2 और क्लोराइड आयन। ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं आप देख लीजिए, खुद देख लो, खुद देख लो यहाँ पर कि जो हमारा जल है, इस जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है ना, तो इस प्रकाशिक अपघटन में सबसे महत्वपूर्ण काम मैग्नीज और क्लोराइड आयन ही तो कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि कौन से आयन की अनुपस्थिति में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होगा, तो आपका उत्तर रहेगा मैग्नीज और क्लोराइड आयन। बात समझ रहे हो? मैग्नीज और क्लोराइड आयन की अनुपस्थिति में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होगा। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा तत्व है जिसकी वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, मैग्नीज और क्लोराइड आयन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है हमारे लिए ये। नंबर तीसरा हेडिंग डालिए, NADPH। NADPH प्लस H प्लस का निर्माण, ऐसे लिखिए NADPH और H प्लस का निर्माण। इस H प्लस को आप बोलेंगे बंद कर देना चाहो तो, का निर्माण। अब ये क्या काम आएगा हमारे, क्यों कर रहे हैं इसका निर्माण? क्योंकि यही तो करेगा CO2 का अपचयन, है ना। ये कैसे बनता है, पहले तो इसके बनने की प्रोसेस को देखना आप, यहाँ इसी में समझ लेना, है ना। अगर मैं चाहता तो यहाँ 2H2O भी लिख सकता था, लेकिन अपन बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। NADPH प्लस H प्लस का निर्माण, ठीक है। है ना, NADPH और H प्लस का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें लिखना आप। पहली बात तो आपको पता है ये किस तरफ होता है, NADPH और NADPH का निर्माण किस तरह होता है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर देखना इसको कि ये हमारा क्या है भाई, समझना मेरी बात को। ये हमारा एक थाइलेकोइड है या एक ग्रेनम है ना, ग्रेना है ना। अब थाइलेकोइड में यहाँ पर होता है प्रकाश तंत्र, यहाँ प्रकाश तंत्र होता है, ये होती है भीतर की झिल्ली, ध्यान देना। ये थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली ये वाली, है ना। ये अंदर वाली थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली है और ये बाहर वाली झिल्ली है। तो किस तरफ होता है, ये साइड इसकी स्ट्रोमा की तरफ होती है। कौन सी सतह? स्ट्रोमा वाली साइड, अर्थात ये इसकी ऊपरी सतह है। इस ऊपरी सतह के बाहर की तरफ ही NADPH2 का निर्माण होगा। यही आपकी बुक में लिख रखा है कि NADPH2 का निर्माण कहाँ होता है, तो ये याद रखना आप, NADPH2 का निर्माण स्ट्रोमा जो होता है ना उसकी तरफ होता है, यानी थाइलेकोइड की वो झिल्ली, ध्यान देना, थाइलेकोइड की वह झिल्ली जो स्ट्रोमा की तरफ होती है, याद रखना। थाइलेकोइड की वह झिल्ली या ग्रेना की वो झिल्ली जो
स्ट्रोमा की तरफ होती है, वहां पर ही किसका निर्माण होता है, वहां पर ही NADPH2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? NADPH2 का। बात समझे नहीं समझे? किस तरफ होता है? ये हमारा क्या है? ग्रेना है ना। इस ग्रेना की ये हो जाएगी गुहा या ल्यूमन। इस ल्यूमन में तो बहुत सारे प्रोटोन होते हैं, इसको आगे बताऊंगा, अभी उस प्रोसेस में आएंगे तब बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो NADPH2 है, सॉरी NADPH2 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 का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई? वो बाहर की तरफ, स्ट्रोमा वाली साइड की तरफ होता है। चलो ये पूरा हमारा क्या है? थाइलेकोइड है। अब NADPH2 कहाँ निकलेगा? स्ट्रोमा की साइड में, है ना। तो इस चीज को आप ढंग से याद रखना, क्योंकि ये पार्ट समझने का है बेटा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे पार्ट पढ़ाते हुए कम से कम 7-8 दिन हो गए, इस तरह से 6-7 दिन हो गए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लिखोगे क्या, है ना। तो इस तरीके से ये याद रखना। अब NADPH जो है, इसमें बहुत सारी चीजें आप याद रखना कि H प्रोटॉन जो मुक्त हो रहे थे, इन्हीं की बात हम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे आयनिक हाइड्रोजन घूम रही है। तो ये प्रोसेस आप याद रखना। तो पहली लाइन आप लिखो इसमें NADPH और H+ का निर्माण, या चाहो तो कोई NADPH2 भी लिख सकता है। इस प्रोसेस में लिखना, लिखो थाइलेकोइड झिल्ली की, थाइलेकोइड झिल्ली की, थाइलेकोइड झिल्ली की, देखना बेटा NADPH2 का निर्माण, थाइलेकोइड झिल्ली की स्ट्रोमा सतह की ओर, थाइलेकोइड झिल्ली की स्ट्रोमा सतह की ओर, थाइलेकोइड झिल्ली की स्ट्रोमा सतह की ओर NADPH2 का निर्माण होता है। थाइलेकोइड झिल्ली की स्ट्रोमा सतह की ओर NADPH2 का निर्माण होता है। अब आपको मैंने चित्र बनाया था उसका, थाइलेकोइड वाला, उसमें जाके देखना, है ना। तो NADPH2 का निर्माण क्या होता है? थाइलेकोइड झिल्ली की स्ट्रोमा सतह की ओर होता है, अंदर नहीं होता है। जैसे मेरा हाथ है, पीछे वाली साइड स्ट्रोमा, इधर वाला भाग अंदर का ल्यूमन, ठीक है। अब ये किससे बनता है आखिरकार? ये NADPH2 में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जो प्रोटॉन या आयनिक हाइड्रोजन जुड़ी हुई, कहां से आती है? तो बात करते हैं उसके लिए। लिखना, जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त, जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त, जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाली, जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाली आयनिक हाइड्रोजन, जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाली आयनिक हाइड्रोजन, मुक्त होने वाली आयनिक हाइड्रोजन, आयनिक हाइड्रोजन NADP, आयनिक हाइड्रोजन NADP, आयनिक हाइड्रोजन NADP को अपचयित कर, NADP को अपचयित कर, NADP को अपचयित कर, NADP को अपचयित कर NADPH2 का निर्माण करती है। अपचयित कर NADPH2 का निर्माण करती है, NADPH2 का निर्माण करती है। कौन करती है? आयनिक हाइड्रोजन, जो कहां से मिली थी? जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त हुई थी, वही हाइड्रोजन किसका निर्माण करेगी? NADPH2 का निर्माण करती है। अब यहाँ पे नोट लिखना, एक छोटा सा नोट, इस नोट में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, इसलिए महंगा नोट है, इसलिए लिख लेना। ठीक है। अब हम जल के एक अणु की बात करते हैं बेटा। पहली बात तो, अगर हम जल के एक अणु का अपघटन करते हैं तो याद रखना आपको कितने H मिलेंगे, बताना मुझे जरा, देखना कितने H मिलेंगे एक अणु के अपघटन से? 2 H मिलेंगे। तो आपको पता है NADPH2 में कितने H होते हैं? 2 H होते हैं। तो एक अणु से कितने NADPH2 मिले? 2 NADPH2। बात समझ लेना, एक H2O के अपघटन से हमें कितने NADPH2 मिलेंगे? 2 NADPH2। बात समझ रहे हो? तो इस प्रकार से याद रखना
अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना आपको, 4 जो यानी एक NADPH2 बन जाएगा, एक H2O से एक NADPH2। तो कितने NADPH2 बनेंगे बताओ, जल्दी बताओ, आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कितने H2O काम आएंगे, बताओ। मैं बता देता हूँ आपको, पहली बार ये एक रिएक्शन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे पास 12 H2O काम आएंगे। तो आप मुझे ये बता दो कि इस अभिक्रिया में, प्रकाशिक अभिक्रिया में कितने NADPH2 बनेंगे, फटाफट बताइए कितने NADPH2 बनेंगे? एक H2O से एक NADPH2। बहुत सिंपल सा आंसर है, बताओ, आप कमेंट करके बताओ कितने NADPH2 बनेंगे, बताओ टोटल। यहाँ पर ये NADPH2 लिखा ना वापस, ये यहाँ पे कितने बनेंगे? हो सकता है आप तक आवाज नहीं आ रही हो, हिसाब लगाओ। ये हिसाब ही तो लगाना है आपको, नहीं आएगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये है कि जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है, एक H2O से 2H बन रहे हैं और एक NADPH2 के निर्माण में 2H आ रहे हैं। तो 12 H2O टोटल अभिक्रिया में 12 H2O, तो टोटल कितने NADPH2 बनेंगे ये पूछ रहा हूं मैं। टोटल कितने NADPH2 बनेंगे इस अभिक्रिया में? जल के प्रकाशिक अपघटन होगा ना पूरा एक, बताओ। 6 NADPH2, ठीक है। लेकिन हमारे पास H2O 12 है, अरे एक से एक ही बन रहा है, एक H2O से एक NADPH2 बन रहा है। तो 12 से तो 12 ही बनेंगे ना, थोड़ा सा देखो हिसाब लगाओ। 12, हाँ 12 NADPH2 बनेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ कि 1 रुपए की 1 किलो शक्कर आती है, तो 12 रुपए की कितनी शक्कर आएगी? 12 किलो, है ना। ऐसे समझ लीजिए आप इसको। तो एक H2O से एक हमको क्या मिलता है? NADPH2 मिलता है। तो 12 H2O से कितने NADPH2 मिलेंगे? 12 ही मिलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप इस चीज को समझ लेना। अभी मैं फिर अब लिखाऊं आपको ये बात, पहले आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा था कि आपका दिमाग उस जगह जाए। अब देखना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपने आगे लिखा था, मैंने नोट डलवाया, इस नोट में लिखना, लिखे भाई नोट में लिखना। लिखना, जल के दो अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से, जल के दो अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से, जल के दो अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से 4 हाइड्रोजन, ऐसे लिखना 4H+, जल के दो अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से 4H+, 4 आयनिक हाइड्रोजन 4H+ बनते हैं। अभी रिएक्शन लिखी थी अपन ने, ये देखो 4H+ बनते हैं, है ना। जल के दो अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से 4H+ बनते हैं, जो जो दो NADPH2 का निर्माण करते हैं, जो दो NADPH2 का निर्माण करते हैं, जो दो NADPH2 का निर्माण करते हैं, जो दो NADPH2 का निर्माण करते हैं। लिख लिया, जो दो NADPH2 का निर्माण करते हैं। फिर आगे लिखना, अतः लिखना आप, अतः CO2 के एक अणु, अतः CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, अतः CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, अतः CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए दो NADPH2 आवश्यक है। CO2 के एक अपचयन के लिए दो NADPH2, में भूल जाता हूँ, दो NADPH2, दो NADPH2 आवश्यक है, दो NADPH2 आवश्यक है। बात को समझ रहे हो, समझ रहे हो?
मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर कि अगर हमको CO2 के एक अणु का अपचयन करना है, एक अणु का, तो हमें 2 NADPH2 चाहिए। तो हमें 6 अणुओं का अपचयन करना है, तो 12 NADPH2 चाहिए। कितने चाहेंगे? 12 NADPH2। CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 2 NADPH2, तो 6 अणुओं के अपचयन के लिए 12 NADPH2। बात को रिपीट कर रहा हूं दोबारा, CO2 का अपचयन करना है ना, कौन करता है? NADPH2 करता है। कितने बनते हैं? 12 बनते हैं, है ना। CO2 के कितने अणुओं का अपचयन करना है? 6 अणुओं का अपचयन करना है। एक अणु के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 के लिए 4 चाहिए, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8, 5 के लिए 10 और 6 के लिए 12। तो समझ गए मेरी बात को? CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 2 NADPH2 आवश्यक होते हैं। ठीक है, फिर लिखना आगे, अतः अतः 6 CO2, 6 CO2 ऐसे लिखना। अतः 6 CO2 के अणुओं अतः 6 CO2 के अणुओं के अतः 6 CO2 के अणुओं के अपचयन के लिए अतः 6 CO2 के अणुओं के अपचयन के लिए 12 NADPH2 आवश्यक हैं। 12 NADPH2 आवश्यक है। ठीक है, कितने NADPH2 आवश्यक है? 12। अब ये 12 NADPH2 बनने के लिए केवल प्रोटॉन या आयनिक हाइड्रोजन ही काम नहीं करेगा, साथ में काम करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सभी क्रिया में इलेक्ट्रॉन भी काम करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी लिख लीजिए आप लोग। देखो, इस अभी क्रिया में 24 इलेक्ट्रॉन भी आवश्यक होते हैं। 24, इस अभी क्रिया में 24 इलेक्ट्रॉन भी आवश्यक होते हैं। 24 इलेक्ट्रॉन भी आवश्यक होते हैं, जो इस सभी क्रिया में 24 इलेक्ट्रॉन भी आवश्यक होते हैं, जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट, ऐसे लिखना, PS फर्स्ट लिख लो ऐसे। चलो आप तो पहले ये लिखो, प्रकाश तंत्र फर्स्ट, जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट से आते हैं। अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये पढ़ेंगे। जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट से आते हैं, जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट से आते हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो ये अपन ने 2-3 बातें लिखी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लिखना है, 3 क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको। टाइम कितना हुआ अभी फिजिक्स क्लास शुरू नहीं हुई ना जी? हाँ, अभी टाइम है। 3 क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को, लिखना मेरे साथ साथ, और आंसर आप लिखोगे। अब क्वेश्चन में बोलूंगा, आंसर आप लिखोगे। लिखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 6 CO2 अणुओं 6 CO2 अणुओं के अपचयन के लिए 6 CO2 अणुओं के अपचयन 6 CO2 अणुओं के अपचयन, या ऐसे भी लिख लो, वह 6 CO2 अणुओं के अपचयन व 6 ऑक्सीजन के निर्माण 6 CO2 अणुओं के अपचयन व 6 ऑक्सीजन के निर्माण में कितने NADPH2 कितने NADPH2 आवश्यक होंगे? आंसर लिखो, क्योंकि आपको आंसर नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। 6 CO2 अणुओं के अपचयन व 6 ऑक्सीजन के निर्माण में कितने NADPH2 आवश्यक होंगे? लिखो आंसर फटाफट, बताओ कितने NADPH2 आवश्यक होंगे? देखिए, किसी ने आंसर दिया है। हाँ, सही आंसर दिया है, तो आंसर लिख लीजिए आप लोग। किसी को नहीं आया हो तो आंसर लिख लेना, 12 NADPH2। ये पेपर तक याद रखना है आप लोगों को, कि अभी भी आ जाए केवल। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो, 6 CO2 के
अपचयन के लिए कितने अपचयन के लिए कितने हाइड्रोजन यानी आयनिक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? 6CO2 के अपचयन के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? लिखो आंसर, कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी बताओ। कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? फटाफट आंसर दीजिए। 6CO2 के अपचयन के लिए कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? ये देख लो समीकरण, यहां से मिलेगा आपको आंसर। दिया देखिए किसी ने आंसर, ललित नागर ने 6 आंसर दिया है। 6CO2, चलो नहीं आ रहा तो देखना। एक CO2 ऐसे बनेगा, यहाँ से H2O के है ना, तो यहाँ पे कितने मुक्त हो रहे हैं भाई? 2H प्लस, ठीक है। एक तो और जल के अणु कितने की जरूरत पड़ती है, अभी इसको भी समझना कि यहाँ से हमारे पास, याद रखना, सबसे पहले तो याद रखना कि हमारे पास एक H2O, ध्यान देना, एक H2O के लिए जरूरत पड़ती है, एक H2O से मिलते हैं 2H प्लस, समझ लेना, एक H2O से मिलते हैं 2H, लेकिन हमारे पास 12 H2O है, तो बताओ कितने हो गए? 24H प्लस, 24H प्लस। फिर आपका दिमाग मत घुमाओ, है ना, 24H प्लस। अब आपको ये भी याद रखना है कि हमें ये 12H2O जो है ना, ये 12H2O ये प्लस कितने CO2 से क्रिया करते हैं? 6CO2 से रिएक्शन करते हैं यहाँ पर, है ना, तो फिर क्या मिलता है हमें? 6CO, इनसे कितने मिलेंगे याद रखना, तो सॉरी 6CO2, ये रिएक्शन होगी ना तो 24 ही चाहेंगे ना बेटा, तो लिख लो आप 24H प्लस, लिखो आंसर, आंसर लिख लो 24। ये ऐसे कैसे लिख लो, ऐसे कैसे? एक H2O से 2H मिलता है, 12H2O से 24H मिलेंगे, और हमको 12H2O की रिएक्शन कराते हैं किससे? 6CO2 से। अरे समीकरण देख लो ना, वो वाली ग्लूकोज वाली, 6CO2 प्लस 12H2O बराबर C6H5O6, वो रिएक्शन देखो, लिख लो ऐसे, चॉइस H प्लस आंसर। ऐसा प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रैक्टिकल लेने वाला भी पूछेगा और कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नहीं तो मैं सभी का पूरा करा दूं बेटा, आपको समझाना मेरा उद्देश्य है कि आप समझ जाओ। तो लिख लिया ऐसा, चलो एक और क्वेश्चन लिखना, आप फिर इसमें समझ जाओगे। एक और क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 3, ये उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। लिखो 6CO2 अणुओं, 6CO2 अणुओं के अपचयन के लिए, 6 यानी 6 है ना, 6CO2 अणुओं के अपचयन के लिए, 6CO2 अणुओं के अपचयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 6CO2 अणुओं के अपचयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 6CO2 अणुओं के अपचयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और कितने जल के अणुओं की आवश्यकता होगी? कितने इलेक्ट्रॉन और कितने जल के अणुओं की आवश्यकता होगी? अब तो आंसर दे दो, क्या जान ही लेके छोड़ोगे क्या? अब तो दे दो आंसर, अब तो मैंने 3-3 सवाल करा दिया आपको। 24 क्या है, इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई और है? दो आंसर देने आपको, एक मत दो, दो आंसर दो। 24 आंसर दिया है, अभी ये पता नहीं अभी क्या दिया है। 24 क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब जल के अणु दे दो, ये H2 लिख देता हूं, इसके आगे क्या लगाओगे आप देखिए। हाँ 24 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिया है अभी, इसने दोनों 24 कर दिया। जल के अणु में बताओ ना,
अरे 6 CO2 अणुओं के अपचयन के लिए कितने जल के अणु आवश्यक होंगे? अरे ये देखो ना, आपके सामने लिखा हुआ है 12H2O। कितना है? 12H2O। इतना क्यों सोच रहे हो? तो आपके दो आंसर हो गए, 12H2। अगर ये खेल आपको समझ में आ गया ना, ठीक है, अगर ये चीज आपके समझ में आ गई ना, तो फिर आपको इस पार्ट में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ सवाल आएंगे, आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जो चीज बताया ना, ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, समझना जरूरी है, बिना समझे याद नहीं आएगा। ऐसे ही सवाल है ये कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ठीक है, आपको ऐसे समझना है कि आपको 6 CO2 अणुओं का अपचयन करना है ना, 6 CO2 को खत्म करना है, पानी से खत्म करना है, तो कितने पानी चाहिए भाई? CO2 बहुत खराब चीज है ना, दुगना पानी चाहिए। 6 CO2 के लिए दुगना पानी, एक के लिए दुगना। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लीजिए, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है बहुत सारे, अगली हेडिंग डालो आप। ठीक है, अगली हेडिंग डाल के रख लो, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अगली हेडिंग डाल दो, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। आपके फिजिक्स की क्लास है शायद अभी। देखो पार्ट में तो मैं आपके तभी आगे बढ़ूंगा बेटा जब आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी, नहीं तो पार्ट में आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि इस पार्ट में कम से कम 20 दिन तो लगते ही लगते हैं अच्छे से समझने के लिए, नहीं तो 10 दिन में भी पूरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए आप अच्छे से समझिए, तभी आपका पूरी चीजें क्लियर होगी। हाँ, ये लेसन कम समझ में आएगा आप लोगों के, कम समझ में ही आता है ये लेसन थोड़ा, क्योंकि ये लेसन ही थोड़ा ऐसा ही है, ये बायोकेमिस्ट्री का लेसन है थोड़ा सा। कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर समझाने की, है ना। थोड़ा इसी तरह का लेसन है बेटा, क्योंकि गिनती थोड़ी बहुत यहाँ समझनी पड़ेगी तुमको। अभी ये पार्ट शुरू ही नहीं हुआ आप लोगों को, अभी तो इसमें केवल बेसिक चल रहा है। इस पार्ट का क्या चल रहा है, थोड़ा बेसिक चल रहा है बस। यही तो वो पार्ट है जिसकी वजह से लोग बायोलॉजी नहीं लेते हैं बहुत सारे, ये ऐसा कैसा। ठीक है, कोशिश करेंगे, अभी टेंशन मत लो, ये तो केवल बेसिक है, ये तो बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में आने लायक चीज तो अभी 3 चक्र है इसमें, C3 चक्र, C4 चक्र और केम साइकिल, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, एक बार फिर आपको होता रहेगा रिपीट, अगली क्लास में फिर रिपीट होगा, टेंशन मत लो, ये तो बार बार आएगा आपके, है ना। फिर बता देता हूँ, कोई पूछ रहा है तो। आपसे बताया गया है कि एक CO2 के अपचयन के लिए, है ना, इस तरह से समझो। हमने क्वेश्चन लिखा है 6 CO2 और 6 अणु के अपचयन और 6 ऑक्सीजन के निर्माण में कितने एनएडी की आवश्यक हो। तो यहाँ ये समीकरण, इस समीकरण को समझ लो, आप पूरा मिटा देता हूँ। कोई समझ रहा है तो देखो, ये पूरी समीकरण समझ लीजिए। हम जल का प्रकाशिक अपघटन कर रहे हैं, तो जल का प्रकाशिक अपघटन में हमें ऑक्सीजन मिलती है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, है ना। यहाँ पर ये एक H2 है, तो हमें H कितने मिलेंगे आप देखना इधर। ये जो H2 का अपघटन हो रहा है ना, ये किस में काम करेगा? ये CO2 के अणु से रिएक्ट करेगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये अकेला आधा ऑक्सीजन काम नहीं करेगा यहाँ। तो यहाँ समीकरण बन जाएगी आपकी 2H2O, और ये ऑक्सीजन, और यहाँ बनेंगे 4 प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, ये बनेंगे। ठीक है, 2H2O बनेंगे। तो एक CO2 के अपचयन के लिए ध्यान देना, एक CO2 के अपचयन के लिए कितने H2 की जरूरत पड़ेगी? 2H2। इसको आपको समझना, CO2 का अपचयन करना है, यानी CO2 का अपचयन करना है, और CO2 के अपचयन के लिए, बात को समझना, CO2 के अपचयन के लिए 2H2O चाहिए। एक CO2 के लिए 2H2, देखा क्या क्या चाहेगा? एक CO2 क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फिर समझना। एक CO2 के अपचयन के लिए 4 तो प्रोटॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2H2O चाहिए। समझ गए मेरी बात को? यही सारा खेल खत्म हो जाएगा। एक CO2 के अपचयन के लिए बेटा ध्यान देना, 4 तो हाइड्रोजन चाहिए, 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्या चाहिए? H2 चाहिए। अब इस बात को समझना,
इसको इधर समझना कि ये कैसे काम आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ये कैसे काम आते हैं। ये आगे जाकर के बनाते हैं NADPH2। ये इन्होंने बना दिया NADPH2, समझना फिर इसको, इन्होंने क्या बनाया, NADPH2। अब मेरी बात को फिर से समझना, यहाँ 4 H है ना, तो कितने NADPH2 बनेंगे, 2 NADPH2। ठीक है, बात को समझ लेना बेटा ध्यान से, फिर से समझा रहा हूं आप लोगों को, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर देखना एक बार। यहाँ हमारे पास क्या चाहिए, हमको एक CO2 का अपचयन करना है। देख लेना, रुक जाना थोड़ी देर, प्लीज पढ़ लेना भी थोड़ी देर बाद। अब इसको फिर समझा रहा हूं मैं आपको, एक CO2 का अपचयन करना है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ही क्या चाहिए, सॉरी 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन और दो, ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कैसे काम आते हैं, NADPH2 के रूप में, है ना। तो एक CO2 के अपचयन के लिए कितनी चाहिए, यही समझ जाना, 2 NADPH2 चाहिए। एक CO2 का अपचयन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने जल के अणु चाहिए, 2 चाहिए। अब मैं इसको कर देता हूँ 6CO2। अब देखना, 6CO2 के अपचयन के लिए 6 चौक 24 से गुणा कर दो, 24 हाइड्रोजन चाहिए, 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किससे गुणा कर रहे हैं अपन, 6 से, 6 दूना 12 H2O चाहिए, 12 H2O चाहिए। बात समझ लो ना, 6 CO2 बनाने के लिए 12 H2O चाहिए। क्लियर है ना बात। फिर इधर देखना, इसको मैं इसको ही कर देता हूं कि यहाँ पर कितने NADP, इसको भी 2 से गुणा कर दो, ये लिख लेना, कितने हो जाएंगे, 12 NADPH2। तो फिर आपका सवाल क्या हो जाएगा बेटा, आंसर, क्वेश्चन ये, आंसर ये। एक CO2 के ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है ना, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, 2 जल के अणुओं की जरूरत पड़ती है, इतनी सारी चीजें चाहिए। ये और ये हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आगे जाके क्या बनाते हैं, NADPH2। तो एक CO2 के लिए 2 NADPH2, तो 6 CO2 के लिए 12 NADPH2। एक CO2 के लिए 4 हाइड्रोजन, तो 6 CO2 के लिए 24 हाइड्रोजन। एक CO2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 CO2 के लिए 24 इलेक्ट्रॉन। एक CO2 के लिए 2 H2O, तो 6 CO2 के लिए 12 H2O, है ना। इस प्रकार से हम कह देंगे, और 6 CO2 के लिए 12 NADPH2 की जरूरत पड़ेगी। बोलो, किसी के समझ में नहीं आया तो ये बात फिर से लिख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये बात मैंने आपको समझाई जो, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लो, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। फिर से अगर किसी को नहीं आया तो बोलो, फिर समझाऊंगा एक बार और पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार फिर बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर समझ लो एक बार और, देखो हमारे रिएक्शन होते बेटा, जल के एक अणु का प्रकाशिक अपघटन हुआ, फिर से समझ लो, जल के एक अणु का प्रकाशिक अपघटन हुआ आदि, और हमारे पास ऑक्सीजन निकली, 2 प्रोटॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन एक तक काफी चलेगा। दो से समीकरण को समझो, 2 जल के अणुओं का अपघटन हुआ, एक ऑक्सीजन का अणु निकला, है ना, यही से सारी बात समझ में जाएगी। और 4 हाइड्रोजन यानी 4 आयनिक हाइड्रोजन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन निकले। अब हम बात कर रहे हैं अपचयन की। अगर एक CO2 का अपचयन करना है हमें, तो एक CO2 के अपचयन के लिए हमें 4 प्रोटॉन चाहिए होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और 2 चाहते हैं जल के अणु। अगर हमको एक CO2 का अपचयन के लिए NADPH2 का सवाल पूछे, तो NADPH2 कितने, 2 NADPH2। एक CO2 के लिए 2 NADPH2, दुगने कर दो ना, तो 6 CO2 के लिए 12 NADPH2, है ना। ऐसे ही जल को भी दुगना कर दो, जितने NADPH2 चाहेंगे उतने ही जल के अणु चाहेंगे, जितने NADPH2 उतने ही जल के अणु। बात समझ रहे हो, जितने NADPH2 उतने ही क्या, जल के अणु। तो देखो 2 और 2 बराबर हो गए, जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपसे कैसा भी सवाल पूछा जाए, एक CO2 के अपचयन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन, है ना। 6 CO2 के अणु के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो 24 हाइड्रोजन, गुणा कर दो 4 से, है ना। 6 CO2 के लिए, एक CO2 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 CO2 के लिए 24 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। इस तरीके से बात को समझिए। एक CO2 के लिए 2 H2O और 2 NADPH2 चाहिए, देखो 2 H2O और 2 NADPH2 चाहिए, तो 6 CO2 के लिए 12 H2O और 12 NADPH2 चाहिए।
अब तो आपके क्लियर हो गया होगा ना बात पूरा, है ना? अब भी नहीं हो गया बोलो, क्योंकि समझा के रहेंगे इसको, ये नहीं समझेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? बोलो अब भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। चलो मुझे बता दो आप ऐसे। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही लिखना। 6 CO2 का लिख रखा है मैंने यहाँ पे, तो आप समझिए। 2 CO2 के लिए बताओ कितने, 2 CO2 अणु के लिए कितने हाइड्रोजन आयन चाहिए बताओ। 2 CO2 के लिए, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, ये 2 CO2 कितने हाइड्रोजन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और कितने H2O चाहिए, बताओ फटाफट। तीनों आंसर दो। कितने हाइड्रोजन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 CO2 के लिए? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 2 CO2 के लिए, अरे गुणा कर दो डायरेक्ट। एक का 4 गुणा होता है ना, तो 2 का। ये कोई दे रहा है क्या आंसर? बताओ जल्दी करो कैलकुलेटर। 2 CO2 के लिए कितने हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने H2O? कोई आंसर ही नहीं दे रहा है, मतलब समझ में फिर नहीं आया। हाँ चलो दिया है देखिए। हाँ, 8 तो हाइड्रोजन चाहिए, 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जल के अणु कितने बताए? 2 कैसे कर दिए? दुगना करो ना, दुगना। ये 1 का 2 करना है तो 2 का 4 होगा ना, ऐसे कर दो 4H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की पूछे तो 4 गुना करो, है ना? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की पूछे ना बेटा, तो जितने पूछे कि 6 से कितने बढ़ेंगे तो 4 गुना कर दो। अगर जल की और NADPH2 की पूछे तो 2 से गुणा कर दो। किसकी पूछे? अगर हाइड्रोजन की पूछे तो 4 गुना, इलेक्ट्रॉन की पूछे तो 4 गुना, और आपके NADPH2 की, NADPH2 और H2O की पूछे तो 2 गुना। क्लियर है? अगर हाइड्रोजन की पूछे तो 4 से गुणा करना है, इलेक्ट्रॉन की पूछे तब भी 4 से गुणा करना है, NADPH2 की पूछे तो 2 से गुणा करना है, और H2O की पूछे तो 2 से गुणा करना है। इस तरीके से अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों के सवाल। अब कल फुल पूछूंगा आपसे आते ही, है ना? इस तरीके से आपसे सवाल करने रहेंगे। ठीक है बेटा, आ गया ना अब तो समझ में? अरे आया नहीं, बताओ यस बोलो फटाफट। चलो एक बार और कर लेना, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, आपकी मर्जी पर जैसे कर लीजिए। ठीक है, अब तो आ गया समझ में आपके, कोई बात नहीं है, मुझे समझ में ही गिराना चाहिए, ये कोशिश है मेरी। ठीक है, कैसे भी आपसे सवाल पूछे जाए, कैसे भी आप उसको सोल्व कर सकते। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पार्ट है बहुत, क्यों मैंने कहा था कि सवालों का जैसा पार्ट। चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।